अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना खान। आई एम CIO एट हॉस्पिटल और पॉडकास्ट की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने लर्निंग कर्व इंसान का कितना एक्सपैंड किया जा सकता है इसको बहुत काम के साथ, एक्शंस के साथ, रियल टाइम और रियल लाइफ में साबित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं चिल्टन प्योर के CEO जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय एजुकेशन एंड बाय डिग्री, बट ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। ही इज़ मेकिंग पाकिस्तान प्राउड एवरी डे। चिल्टन प्योर क्या है, कैसे शुरू की, इंजीनियरिंग से एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफ़र है इसमें हार्ड वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क एक ऐसा कीवर्ड है जिससे नजम साहब अपने आप को डिफाइन करते हैं कि आई एम अ हार्ड वर्कर। तो नजम साहब को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस एट द स्टूडियोज़। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जी आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, तो सर यही सवाल मैं आपसे भी करूँगी कि ये इंजीनियरिंग से एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी जैसे कि आपने बताया कि मेरी चिल्टन प्योर मेरी कंपनी है, तो वैसे पहले चिल्टन प्योर का मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। चिल्टन प्योर जो है वो ऑर्गेनिक की कंपनी है। 700-800 के करीब हमारे पास प्रोडक्ट है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर 1 इन आवर ओन डोमेन। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ऑर्गेनिक में। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इसमें कैसे आया, क्योंकि देखिए मैं शुरू से ही मुझे IT का, टेक्नोलॉजी का, चीज़ों का पैशन था, शौक़ था कि मैंने IT की तरफ ही जाना है। तो कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से मैंने ICS किया, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी नहीं, तो जिसकी वजह से मुझे फिर कोयटा से यहाँ लाहौर आना पड़ा। यहाँ से मैंने FC यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो जब IT की तरफ था तो मेरा ज़्यादा उसमें जो है दिल नहीं लग रहा था। अक्सर मैं इंटरव्यूज़ में बताता हूँ, जब मैं बताता हूँ कि मेरा उसमें ज़्यादा पैशन मुझे डिस्कवर नहीं कर सका उसमें। मतलब क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करा था, ट्रेंड सेटर था कि जी ये ट्रेंड है तो हमने भी ये करना है। जैसे आते ना ट्रेंड आते, सारे इंजीनियर्स होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, सब ने पायलट बनना है, सब ने डॉक्टर बनना है, तो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। बाद में पता चला कि जी पैशन नाम की भी दुनिया में एक चीज़ होती है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि दुनिया क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आपका अपना पैशन क्या है। जब मैंने पैशन डिस्कवर किया तो मेरा IT में इतना ज़्यादा पैशन नहीं था जितना मेरा ऑर्गेनिक में, नेचुरल में, हर्ब्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो करते करते इस तरह मैंने फिर अपना ब्रांड बनाया। लेकिन टेक्नोलॉजी को, IT को मैंने हमेशा के लिए खुदाफिज तो नहीं कह दिया। वो आज भी उसको जो फ्लेवर है वो मेरी कंपनी में नज़र आता है। वो फ्लेवर ऐसे नज़र आता है कि हम जितनी भी सेल करते हैं 80% हमारी सेल्स ऑनलाइन है। अच्छा, तो वेब को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर्स बनाना, हमने अपना ओन ERP बनाया। शायद ही कोई कंपनी होगी जो अपना ERP खुद डेवलप करती होगी। अमूमन कंपनीज आउटसोर्स करती हैं। तो हमारी कंपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं वो सारा हम खुद कर रहे हैं। हम अपना इवन कि अपना कम्युनिकेशन का जो व्हाट्सएप है वो भी हम अपना खुद इन हाउस डेवलप कर रहे हैं। या हमें व्हाट्सएप की जरूरत ना पड़ेगी, यानी इन हाउस हमारा अपना व्हाट्सएप हो जिसके थ्रू हम टीम से कम्युनिकेट करें। तो टेक्नोलॉजी आज भी मैं उस कंपनी में है, हालांकि ऑर्गेनिक कंपनी है, लेकिन अंदर अगर आप आगे हमारे सिस्टम देखें वो सारे सिस्टमेटिक हैं। तो वो टेक्नोलॉजी का फ्लेवर आज भी हमारी कंपनी में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो नजम साहब आपने वो बात की स्टीव जॉब्स वाली, कनेक्टिंग द डॉट्स, कि जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में सीखते हैं वो आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आ जाती है। जैसे उन्होंने वो कैलीग्राफी का कोर्स किया था एंड लेटर इट हेल्प्ड हिम डेवलप द फॉन्ट्स व्हेन ही वाज डेवलपिंग द कंपनी। तो आई एम श्योर कि वो टेक्नोलॉजी वाला फ्लेयर जो है वो चिल्टन प्योर में नज़र आता भी है। चिल्टन प्योर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है जो एकदम से कंपनी पब्लिक हुई, सामने आई और उसने बहुत तेज़ी से शोहरत भी हासिल की। आपके ख्याल में चिल्टन के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? देखें जी, इसमें एक नहीं, इसमें मैं आपको एक जो जर्मन एक रिसर्च है इकी जिसे कहते हैं, वो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया, लोगों से भी सीखा है कि कोई भी कंपनी या इवन कि कोई भी ब्रांड या पर्सनैलिटी भी अगर ग्रूम करती है, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोई आप ऐसी कंपनी चला रहे हैं, उसमें 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो सक्सेस आपकी गारंटेड है। नंबर 1 ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ करें, नंबर 1 है कि आपको उसके अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है, आपको शौक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, आप कामयाबी आपको नहीं मिल सकेगी। कुछ अर्से तक तो आपको फील होगा कि अच्छा है, लेकिन एंड पे जब आप बैठ के कैलकुलेट करेंगे ना कि सक्सेस, कामयाबी कहते हैं किसको है, तो फिर आप अपने आप को एज ए फेलियर पर्सन देखेंगे। तो नंबर 1 जो चीज़ है वो आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 इज़ कि जो भी आप काम करते हैं आपने उस फील्ड का, उस काम का एक्सपर्ट बनना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है मुझे गिटार बजाने का बड़ा शौक है, गिटार बजा भी रहा होता है, लोग फिर आगे हंस भी रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं होता। तो आपको नंबर 1 जो है पैशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आप काम कर रहे हैं आपको उस काम में आपको एक्सपर्ट भी बनना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 3 है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका बिजनेस है, क्या वो प्रॉफिटेबल भी है, उसमें से रेवेन्यूएबल भी है, क्या उसमें से रेवेन्यू आता है। बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आप ये क्यों करते हो, कहते जी मेरा पैशन है। देखिए सिर्फ पैशन से घर का किचन नहीं चलता, वो आपका अंदर जो होता है सेटिस्फेक्शन तो आपको मिल जाती है, लेकिन आपको सर्कल चलाने के लिए, दफ्तर चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए,
ज़िंदगी को गुजारने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने ऐसा काम करना है जिसमें पैसा भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, उसका रेवेन्यू मॉडल को भी आपने डिस्कस करना है। और नंबर जो 4th चीज़ वो ये है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या उससे माशरे को फ़ायदा है या नहीं। सोशल कंट्रीब्यूशन। हाँ, सोशल है कि क्या मतलब क्या ज़रूरत लोगों को उसकी नीड है कि आपके माशरे को वाकई उस चीज़ की ज़रूरत है। आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप कहेंगे जी ये अगर प्रोडक्ट हो या ना हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को, लेकिन आपका ऐसा प्रोडक्ट हो जिससे दुनिया को फ़र्क पड़ता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, ठीक है, एक चीज़ है ये कि दुनिया से चले जाएँ तो हमें लोगों को फ़र्क पड़ेगा, इससे हमारी लाइफ इफेक्ट होगी इस चीज़ों से। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें अगर 4 चीज़ें हों कि आप नंबर 1 आपका जो है पैशन होना बहुत ज़रूरी है, जो आप काम करें, सेकंड आपने उस काम का आपने एक्सपर्ट बनना है, थर्ड कि वो जो आप काम करने लगे हैं, जो आपकी बिजनेस है, क्या वो प्रॉफिट में है, वो क्या रेवेन्यू उससे आता है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जिससे बस आप घर का किचन ही चल रहा है, right. यानी प्रॉपर उसमें रेवेन्यू आना चाहिए, क्योंकि फिर ही आप ब्रांड को ग्रो करते हैं। नंबर जो 4th है वो ये है कि क्या सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट है। अगर जो भी आप काम शुरू करना चाहते हैं ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। ये 4 चीज़ें होंगी तो आपकी जो सक्सेस है वो 100 नहीं 200% गारंटेड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छी रेसिपी आपने सक्सेस की बताई। सर मैं अगर ये कहूँ कि नजम साहब पैशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योर हैं तो ये शायद ये गलत नहीं होगा। सर जब हम पैशन की बात करते हैं, मेरे एक सवाल 2 पार्ट क्वेश्चन है एक्चुअली मेरा। पार्ट 1 वुड बी कि पैशन बहुत सारे लोगों के नज़दीक बहुत ओवररेटेड है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि पैशन इज़ इक्वल टू इनर कॉलिंग, तो बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी और अपना मोस्ट ऑफ द करियर गुजारने के बाद भी इनर कॉलिंग का पता नहीं चलता कि एक्चुअली व्हाट वाज एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड टू डू। ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे? देखिए, कासिम अली शाह साहब जब मेरी मुलाकात हुई थी ना, तो जब मैं आईटी में था तो मैंने आईटी कंपनी अपनी चलाई, तो मैं जब कंपनी चला रहा था तो कंपनी में ग्रो नहीं कर सक रहा था। तो अक्सर मैं इंटरव्यूज़ में शाह साहब को जिक्र करता हूँ, उनकी बात हमेशा कोट करता हूँ। तो मैंने कहा कि सर मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं उसमें जो है सक्सीड नहीं हो सक रहा। तो कहता आपको पैशन है? मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है मुझे पैशन है, तो मैंने डिग्री की है ना। तो क्योंकि पैशन का मीनिंग नहीं पता था कि पैशन होता क्या है। तो उसने कहा जी आप किस टाइम काम करते हैं? मैं कहा जी सुबह 9 से 6 बजे तक करता हूँ। तो कहते 6 बजे के बाद आप क्या करते हैं? मैं कहा हम चले जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने। तो कहते हैं मैं अगर कहूँ कि 1 साल आपने किसी फ्रेंड से नहीं मिलना, अपने सोशल सर्कल आपने से आउट हो जाना है और आपने सिर्फ काम करना है, तो आप कर लेंगे? तो मैं कहा नहीं सर। कहते क्यों? मैं कहा क्योंकि मैं बोर हो जाऊँगा। कहते ये बात, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप बोर हो रहे हैं, इट्स मीन कि वो आपका पैशन है ही नहीं। उसने कहा जी मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं टीचर हूँ, आप 24 घंटे मुझसे कहीं लेक्चर दिलवा दें, मैं खड़े होकर 24 घंटे लेक्चर दे दूंगा। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि आप 24 घंटे काम कर सकते हैं, तो आपने कहा मैं बोर हो जाऊँगा। इट्स मीन कि ये आपका पैशन नहीं है। पैशन की जो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप उससे बोर नहीं होते, वो कभी ज़िंदगी में आपको बोर नहीं करता। मुझे बिजनेस स्टार्ट किए हुए 9 साल हो गए, 9 साल मैंने अभी तक एक छुट्टी नहीं की। ग्रेट। तो 9 साल में रेगुलर ऑफिस आया हूँ। रिसेंटली मैं यूके चला गया था, दुबई चला गया था, लेकिन वो भी काम के सिलसिले में गया था। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, ऑफिस ना हो तो पॉसिबल ही नहीं हो। कोविड है, बहुत कुछ आया, लेकिन मैं बारिश है, जो भी है, जल्जला है, मैं ऑफिस पहुँचा होता हूँ। ईद के दिन भी मैं नमाज़ पढ़ के दोबारा अपने ऑफिस आ जाता हूँ। तो मुझे लगता है जिस दिन मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा तो मेरी सांस बंद हो जाएगी। यानी इस लेवल तक का पैशन है। जब आपका जो पैशन होता है ना, वो आपको दुनिया बोर लगती है, आप वो काम अपना जो है ना उसमें इंटरेस्ट होता है। अगर इस लेवल पे आप चले जाए ना, तो फिर सक्सेस तो काम आपको मिलेगी। तो पैशन डिस्कवर करने का ये तरीका है कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो आपको बोर कर रहे हैं ना, तो वो फिर आपका काम नहीं है, फिर वो आप गलत फील्ड में आ गए। सबसे बड़ी उसकी पहचान ये है कि आपको अपने काम से आप बोर नहीं हो सकते। अगर आप बोर हो रहे हैं, फिर ये आपका पैशन नहीं, आप उसको चेंज करें। आप ऐसा काम ढूंढें जिसको आप घंटों के घंटे कर सकते हैं। आप कहेंगे 24-24 घंटे भी आपको ऐसा काम ज़रूर होगा, तो वो जिस दिन आपको फाइंड होगा, समझे कि यही आपका पैशन है, और उसके फिर आप एक्सपर्ट बने। उसी को देखें कैसे इसमें से पैसा, कैसे मैं रेवेन्यू में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसमें क्या ऐसा चीज़, प्रोडक्ट या ऐसी कोई कौन सर्विस मैं दूँ जिससे माशरे को भी फ़ायदा हो, तो फिर आप कामयाब हो। बिल्कुल ठीक है। स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन व्हाट यू लव टू डू 24/7 और मे बी 20 आउट ऑफ 24 आवर्स। अच्छा, ये बहुत अच्छी टिप बताई आपने नजम साहब कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन भी बन जाए तो फिर आप बोर नहीं होते, बल्कि वो आपको काम बोझ नहीं लगता। आप इंजॉयमेंट करते करते अपना काम भी कर लेते हैं, गोल्स भी अचीव कर लेते हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर लेते हैं, और ऑब्वियसली मेंटल सेटिस्फेक्शन तो है ही है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो अच्छा, वैसे गुड न्यूज़ है ये, बिकॉज व्हेन एवर आई टॉक अबाउट द वर्क दैट आई डू एट हॉस्पिटल, आई थिंक इफ़ 20 hours out of 24 I'm awake, I'm doing that, or I'm thinking about that, or I'm thinking about ways of how can I connect a lot of people with a lot of things that I'm strategizing and stuff. तो ये एक अच्छी बात है। और 4 घंटे 5 घंटे अगर हम सो भी जाती हैं तो मेरे ख्वाब में भी वो आ रहा होता है कि अच्छा ये फलां बंदे को फ़ोन कर रहा है। 24 घंटे का जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब इट डजंट मीन ऑफ कोर्स आपको रेस्ट, इट्स मीन कि अगर कभी 24 घंटे काम करना पड़ भी जाए तो आप कर लेंगे, आपको मसला नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे यार 6 बज गए तो काम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो जब
जब पैशन होता है तो वो आपकी 9 to 6 वाली विंडो गायब हो जाती है, वो आपके दिमाग का जो एक बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आजकल हम बहुत शोर सुन रहे हैं डिग्री वर्सेस स्किल का, जी आपकी डिग्री जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत हटके है, ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर बिजनेस फील्ड में आता है, उसके लिए कौन सी ऐसी 3 स्किल्स होना ज़रूरी हैं जो उसको एक कामयाब बिजनेसमैन बनाएगी? आपने उससे पहले किसी भी बिजनेस के लिए जेनेरिक तो बात कर दी कि 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखते हुए बताइए। ये सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था ना डिग्री वर्सेस स्किल्स का जो किया जा रहा है, असल में जो डिग्री होती थी वो डिग्री होती है स्किल बेस्ड है। हमारा जो सिर्फ है ना वो प्रैक्टिकल कराते नहीं, सिर्फ पढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को ज़रा लोग डिमोटिवेट, इसलिए तो बाइफिकेशन आ गई ना, इसीलिए तो ये बज़वर्ड आ गया कि डिग्री वर्सेस स्किल। लेकिन डिग्री भी ज़रूरी तो है। देखें आपने कोई, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो किया, डिग्री तो मेरे पास भी है, उसके बाद मैंने MBA IAS भी किया, तब जाके बिजनेस को अच्छे तरीके से समझाऊँ। एक बंदे ने यूनिवर्सिटी पढ़ी नहीं है, उसने HR पढ़ा नहीं, तो कैसे HR को देखेगा? उसने सेल्स नहीं पढ़ी, उसने मार्केटिंग नहीं पढ़ी, अकाउंट्स को नहीं समझा, तो वो अपने बिजनेस का कैसे अकाउंट्स को हैंडल करेगा? उसके लिए टफ हो जाएगा चीज़ों को। तो मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे उसमें आसानियाँ आई हैं सिर्फ अपनी डिग्री की वजह से, तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। आजकल बहुत लोग कहते हैं डिग्री जरूरी नहीं है, स्किल होनी चाहिए। जरूरी है आपको। देखें मैंने तो रिस्क लिया, डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मैं लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले कुछ अर्सा जॉब करें, वहाँ पे सीखें, रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस लें, रेलेवेंट फील्ड का लें, कोशिश करें छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ नहीं सिखाती, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जी ये टेबल है, चेयर है, आपने आना है, काम करना है और सीधा निकल जाना है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का फ़ायदा ये होता है, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि बहुत आपको छोटे छोटे काम भी बताता होगा। कभी आपको ये भी कहते हैं कि जाके ज़रा बिजली का ये बिल तो ज़रा बैंक जाके दो, तो वो भी आपकी लर्निंग है। आपको ये पता चलेगा कि यार अगर 4-5 कमरों का एक ऑफिस है, उसका बिजली का बिल कितना आता है। कभी आपको HR काम दे देगा, कभी आप कहेगा यार बंदा तो ज़रा ढूंढ के ले आओ, कभी कहेगा यार एक बैठ कर ज़रा अकाउंट्स का ये ज़रा कर दो, डेबिट क्रेडिट ये देखो, लेजर देख लो, चेक कर लो, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग आपका कर्व बहुत ब्रॉड हो जाएगा। हर काम करने का तजुर्बा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चले जाएं तो आपको HR की कॉल आ जाती है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे लर्निंग नहीं होती उस लेवल की, क्योंकि आपने तो स्टार्ट छोटा ही करना है ना। अगर आप यूनिलीवर में जाके काम करेंगे तो आप कल यूनिलीवर नहीं बना सकते। आप स्ट्रेटजी चीज़ें समझ भी जाएं, फिर भी आप इतनी जल्दी यूनिलीवर नहीं बनाएंगे, उसके बनाने के लिए आपको 200 साल चाहिए। तो इसलिए अगर आपने छोटे लेवल से स्टार्टअप करना है, ग्रो करना है, तो छोटी कंपनी में ही काम करें, उसी का ही रेप्लिका बनाए कि अगर ये 5-10 लोगों के साथ ये काम कर सकते तो मैं भी इस तरह का 5-10 लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ। नंबर 1 ये। आपको जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक कोई भी अगर बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, तो नंबर 1 तो ये होता है कि आपने HR को प्रॉपर सीखना है। देखिए कंपनी को बनाती है आपकी हायरिंग, आपकी कंपनी में लोग कौन आ रहे हैं, हायरिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। वो एक ढूंढना जो है ना, आपके राइट पीपल को आपने लेके आना। अच्छा राइट और बेस्ट में मुझे फर्क पता नहीं था। हम क्या करते थे ये, क्योंकि बात के अंदर से एक नई बात निकल आई, तो जैक मा का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी उसने राइट और बेस्ट बंदे में फ़र्क बताया। उसने कहा राइट बंदा और होता है, बेस्ट बंदा कोई और होता है। जैसे उन्होंने बताया कि उससे मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं उनकी कोट करूँगा ज़्यादा बेहतर है, जैक मा का जो अलीबाबा के CEO थे। तो उन्होंने बताया था कि जब हमारी कंपनी छोटी थी तो हमने क्या किया, हमने कहा जी मार्केट से जो है ना बेस्ट बंदा ढूंढो। तो हमने एक बहुत बड़ी कंपनी का मार्केटिंग का बंदा लेके अपनी कंपनी में लेके आए, और तब हमारा मार्केटिंग का जो बजट था ना वो 1 मिलियन था। तो जब उस बंदे को लाया और उसको हमने कहा कि जी मार्केटिंग का हमारा बजट बनाए, तो उसने जो हमें बजट दिया वो 10 मिलियन का दिया। तो मैं कहा जी हमारा तो बजट 1 मिलियन। उसने कहा मैंने 10 मिलियन का छोटा बजट कभी बनाया ही नहीं, तो मुझे तो आता ही नहीं है। तो ये सारी वो बेस्ट था। आई नो कि वो उस टाइम बहुत बड़ी कंपनी के से वो मार्केटिंग का बंदा लेके आए थे, लेकिन उनकी कंपनी छोटी थी। तो हमें बेस्ट बंदा नहीं चाहिए होता कि मार्केट में HR का एक्सपर्ट कौन है। आप देखिए आपके पास अगर 10 लोग हैं तो 10 बंदों को हैंडल करने के लिए आपका जो HR का बंदा है वो राइट है। आप वो बंदा लेके आ रहे हैं यूनिलीवर से, कोक से लेके आ रहे हैं, जो वहाँ पे 10,000 लोगों को डील कर रहा है। आप ही कंपनी के अंदर 50 लोग हैं, वो 10,000 बंदा जिसको डील करने का जो तरीका है ना, वो 50 लोगों को डील नहीं कर सकेगा। उसके लिए टफ हो जाएगा। वो कहेगा मैं तो डील ही 10,000 लोगों को करता हूँ, तो 50 बंदे मैं डील ही नहीं कर सकता। जैसे एक ट्रक चलाने वाले को अगर आप मेहरान दे दें, बेसिक चीज़ें उसकी फिलोसफी गाड़ी की सेम होती है, लेकिन उससे मेहरान नहीं चलेगी। कभी एक्सपीरियंस करके देखे, या जो मेहरान चला उसको कभी देखें ट्रक चला के दिखाए, हालांकि फिलोसफी सेम है उसकी चलाने की, लेकिन वो नहीं चला सकेगा। तो इसी तरह ये होती है कि बेस्ट और राइट पर्सन में फ़र्क होता है। आप राइट बंदे लेके आए, आपकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उस लेवल से आप देखेंगे कितने लोग हैं, उसके हिसाब से टीम खोले हैं। तो आपने पूछा था कि क्या चीज़ नंबर 1 है कि आपने HR खुद सीखना है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह सेल्स को आपने खुद सीखना है, मार्केटिंग को आपने खुद सीखना है। स्टार्ट के लिए जब आप कंपनी अपनी स्टार्ट करते हैं, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ का पता होना है, पता होना तब ही आप उसको बता सकते हैं। हाँ अगर आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आप बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, आप पहले दिन ही जो है 2000 बंदे हायर कर सकते हैं, ऑफकोर्स तब फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। लेकिन जब आपका छोटे लेवल पर होता है तो आपको एक एक चीज़ देखनी होती है और आपको कॉस्ट सेविंग करनी होती है। जितना पैसा आप बचा सकते हैं आप बचाएँ, ज़्यादा खर्च ना करें। जैसे मैंने अपनी कंपनी जब स्टार्ट
की थी, तो मेरे पास टेबल चेयर के पैसे नहीं थे, तो हमने नीचे कालीन कारपेट थी तो इस पे बैठ के हम काम करते थे। तो आई नो था कि यार लोग देखेंगे, बोलेंगे यार ये किस टाइप का ऑफिस है नीचे कारपेट में बैठ के, लेकिन मैं तभी कोई ना कोई उसका जो है ना वो सोल्यूशन निकाल लेता था। तो अक्सर लोग कहते थे कि हम इधर नीचे क्यों बैठते, क्योंकि मेरा ताल्लुक कोयटा से बलूचिस्तान से था, तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया। मैं कहा जी हम तो ट्रेडिशनल से लोग हैं, तो हम तो नीचे बैठ के काम करते, और ये वैसे भी घुटनों के लिए भी अच्छा है, सुन्नत भी है, हज़ूर पाक भी नीचे बैठ के काम करते थे। तो हमने उसको जो है ना थोड़ा सा कैश करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें होती है, इस तरह की होते हैं कि अगर मैं अपने बड़ा सा अच्छा सा फ्लरिश सा ऑफिस बनाऊँ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, पीछे मेरा अकाउंट में बैलेंस ही ना हो, तो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाती हैं। टीम अच्छी लेके आएँ और हार्ड वर्किंग हो, और अपनी टीम में सबसे ज़्यादा एफर्ट मेहनत आपने करनी होती है। बिल्कुल, टीम को नजर आना चाहिए कि यार इस वक्त इस दफ्तर में अगर जो सबसे ज़्यादा मेहनती है ना वो हमारा CEO बॉस है। ये स्टार्टअप्स के बाद, हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आप अपनी टीम को दे रहे हैं 12 घंटे का काम और खुद आप 6 घंटे का काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आप तब छोटी स्पेस होती है, इवन के एम्प्लॉय भी आपको देख रहे होते हैं कि बॉस कितने घंटे काम कर रहा है, और काम का पता चल जाता है कि कौन काम कर रहा है। तो वो शुरू में ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। स्टार्टअप के लिए टफ होता है, मुश्किल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बड़ी उसमें आसानियाँ होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल बेस इस बात पे है कि नजम साहब ने ये बताया नहीं, मैं बता देती हूँ कि ही इज़ ऑल्सो अ सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट। तो इसका स्कोप पाकिस्तान में क्या है, लोग कितना जानते हैं इसको, या लोग इसको कितना ऑथेंटिक समझते हैं? जी, स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 4 चीज़ें सक्सेस के लिए, तो उसमें एक चीज़ मैंने बताया था कि आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट भी बनना पड़ता है। और एक्सपर्ट भी ऐसा नहीं कि आप खुद कहें कि मैं एक्सपर्ट हूँ, कुछ लोगों को शो भी कराना होता है कि हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो अरोमा थेरेपी तो मैंने सीख ली थी। अरोमा के बारे में बताता हूँ कि अरोमा कहते हैं महक खुशबू को थेरेपी कहते हैं, ट्रीटमेंट, यानी खुशबू से इलाज होता है, ट्रीटमेंट होती है। तो मुझे आता तो था, लेकिन लोग ऑफकोर्स जब तक आपका सर्टिफिकेशन ना हो, डिग्री ना हो, तो लोग उसको मानते नहीं है। तो मुझे बाहर से फिर डिग्री करनी पड़ गई थी, सर्टिफिकेशन लेना पड़ गया था, जो कि मैं लोगों को दिखाता हूँ कि ये मैं सर्टिफाइड हूँ उस चीज़ का। वरना मुझे आता तो ये काफ़ी अर्सा पहले था, लेकिन मुझे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत थी। एनीवे, इस तरह मैं पाकिस्तान का फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट बना। हम क्योंकि ऑर्गेनिक का मेरा बिजनेस था, हम ऑयल्स बनाते थे। 2-3 टाइप के ऑयल्स होते हैं, एक कैरियर ऑयल होता है, एक इन्फ्यूज्ड ऑयल होता है, एक होते हैं एसेंशियल ऑयल्स। बिल्कुल। एसेंशियल ऑयल्स वो होते हैं जो कि पत्तों से ड्राइव किए जाते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू, और ये एरोमेटिक होते हैं, खुशबू इनमें होती है। तो खुशबू से आपकी ट्रीटमेंट, आपका जो है इलाज होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी खुशबू से कैसे इलाज होता है, तो इसका हदीसों में भी जिक्र आया है। जो आप अक्सर बच्चों को दूनी जो दी जाती है, वो क्या है, वो अरोमा थेरेपी है। ये अरोमा थेरेपी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें पता नहीं था। अगरबत्ती हम जलाते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, तो वो भी एक अरोमा थेरेपी है। जो विक्स आप यूज़ करती हैं अगर नाक वगैरह, तो वो भी आपका अरोमा थेरेपी से ही ट्रीटमेंट हो रहा है। इसी तरह एक ज़माने में वो टाइगर बाम आया करती थी, आपके सर का दर्द ठीक करने के लिए आप लगाते थे, तो वो भी खुशबू के थ्रू ही आपका सर का दर्द ठीक हो रहा है। सो मच सो कि कंजेशन से मैंने, अगर विक्स अवेलेबल नहीं है तो कंजेशन खत्म करने के लिए वो सफ़ेदे के पत्ते पानी में उबालते हैं, वो भी अरोमा थेरेपी, वो भी खुशबू से ही आप जो है अपना इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये तब इफेक्टिव होती है अगर आप कोई भी डिजीज़ है, अगर वो स्टार्ट में है, अगर वो बहुत सीरियस हो चुका है, तो ऑफ कोर्स वो तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। इसमें डिप्रेशन का भी इलाज है, एंजाइटी का भी है, स्लीप डिसऑर्डर अगर आपको है उसका भी इलाज है। डिफरेंट टाइप के। पाकिस्तान में ऑथेंटिक माना जाता है जनरली लोगों में। देखिए हमारा तो हदीसों में जब जिक्र आ गया तो फिर लोग उसको मानते, जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको अरोमा थेरेपी कहते हैं। लेकिन खुशबू को तो लोग मानते हैं। मुस्लिम कंट्रीज में वैसे भी आप देखें ना, खुशबू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अरब कंट्रीज में ज़्यादा है, अरबी बहुत ज़्यादा है, इत्र वगैरह वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये वो खुशबू होती है जो नेचुरल है, इसका आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। जो दूसरे परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंच परफ्यूम्स जो यहाँ वहाँ से आते हैं, अब वो होते तो खुशबू अच्छे हैं, लेकिन उसका हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं होता। ये वो परफ्यूम्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, हमें उसकी फील होती है, हमें एनर्जी फील होती है, हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो इसका वैसे एक बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने बहुत सारी बातें की, हमने सक्सेस और फेलियर के ऊपर आखिरी एक सवाल करना चाहती हूँ कि फेलियर को बहुत लोग, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो या जॉब में हो या पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में हो, फेलियर को लोग सक्सेसफुल देखने की बजाय या सक्सेस का एक स्टेपिंग स्टोन देखने की बजाय उसको पर्सनल ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फेलियर से कैसे उससे लड़ा कैसे जाए, हैंडल कैसे किया जाए उसे? देखें, इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में जो फेलियर का वर्ड होता है उसे मानता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ 2 चीज़ होती है, या आप सक्सेसफुल होते हैं या आप कामयाब होते हैं, या फिर आप उस चीज़ से लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो आपने अगर ज़िंदगी में कोई भी आपको सो कॉल्ड हुआ फेलियर कह रहे हैं, अगर उस तरह की कोई फेस आता है, तो आपने लर्न करना है कि यार ये अगर फेलियर आया, फेलियर तो आते हैं, हमेशा लोगों को मिलते हैं, इसे मैंने सीखा क्या, ताकि वो गलती मैं दोबारा ना दोहराऊं, हुआ क्यों और इसे सीखा क्या, और इसे सीखा क्या। और अगर एक गलती आप दोबारा कर रहे हैं तो फिर वाकई आप फेलियर है। मैं कहता हूँ अगर आपसे फर्स्ट
फर्स्ट टाइम कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई है, फेलियर हुआ है, तो मैं उसको फेलियर नहीं मानता। दोबारा हुई है फिर वाकई ही फिर आइए फेलियर आपका, क्योंकि आपने उससे सीखा कुछ नहीं ना। और ये चीज़ होता है। दूसरा ये होता है कि कभी कभार कि फेलियर से इंसान उतने डिप्रेशन में नहीं जाता जितना उसको होता है कि सामने वाले लोग अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उस इंसान को डिप्रेशन होता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को अवॉइड करें। आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, कौन कौन लोग खुश होंगे, कौन कौन लोग मेरी उस कामयाबी से डिप्रेस होंगे, तो उन लोगों को पहले निकाल दें। ठीक है, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक सिक्स सेंस हमारे अंदर होती है, और सबके अंदर वो एक्टिव होती है, आपको पहले पता चल जाता है। तो आप जब फेलियर का अगर डर हो ना, तो आपको पता है कि अगर मैं फेलियर हुआ तो ये लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी है, उन लोगों को आप ज़िंदगी से पहले आउट कर दें। देखिए, आपको स्ट्रेस खुद फील नहीं आता, ये मुश्किल लेकिन करना पड़ता है ना, आपको करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश रहें, ऐसा रहें, तो अपना आपको बहुत ही आपने लिमिटेड करना होता है। इजीली भी एक्सेसिबल ना हो, इजीली कोई आपसे कोई बंदा बात ना कर सके। बात से मतलब ये नहीं कि जिसका भी जो दिल करेगा वो आपसे आके करेगा। अब अल्लाह ने हमें बहुत कामयाबी दी, लेकिन मुझे अगर कभी ज़िंदगी में फेलियर मिलता है तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझे आके कहेगा कि यार आप यहाँ फ्लॉप हुए या आप यहाँ पे फेल हुए। तो शायद फेलियर का डर मुझ में इसलिए भी नहीं है। मैं अगर फेल हो भी गया तो कौन बोलेगा। जैसे एक बच्चा होता है ना अकेला, वो जाके किसी दूसरी कंट्री में जाके स्टडीज़ करता है, तो आप देखिए उसको फेल होने का डर नहीं होता अगर वो स्टूडेंट है। लेकिन अगर वो अपने शहर में रहता है, पेरेंट्स साथ रहता है, तो ज़्यादा डर होता है, प्रेशर इस चीज़ का होता है कि क्योंकि पेरेंट्स रिजल्ट देखेंगे। लेकिन जब बंदा खुद पढ़ रहा होता है, जब वो खुद अपनी तालीम खर्चा खुद उठा रहा है, तब तक उन लोगों को फेल का डर नहीं होता। वो कहता है अगर फेल हो भी गया तो कोई मसला नहीं, मैंने अपने पैसों से स्टडी की तो मैं फेल हो गया तो भी क्या मसला है, क्योंकि उसको सामने कोई क्वेश्चनेबल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको बड़े टेक्निकल तरीके से हैंडल करना होता है। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें जो आपको फेलियर के बाद डीमोटिवेट करें, बल्कि वो आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है। ऐसे बंदे ऐड करें जो फेलियर के बाद आपको मोटिवेट करें, वो कहेंगे कोई ऐसा मसला नहीं, या फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठा करें जिन्होंने ऑलरेडी ज़िंदगी में फेलियर देखा होता है। तो वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जिन बंदे ने ज़िंदगी में कभी फेलियर देखा नहीं, आप उससे उठे बैठेंगे, आपका फ्रेंडशिप सर्कल आपको करीब होंगे। जब आपको फेलियर मिलेगा तो वो ऑफकोर्स वहाँ से तो आपको सुनने को मिलेगा। तो ऐसे लोगों में बैठे, अगर आप खुद एक सेल्फ मेड लोग हैं तो आप सेल्फ मेड लोगों में उठना बैठना शुरू करें। ऑफकोर्स वो समझते हैं उस चीज़ को, उस परेशानी को, स्ट्रेस को, या उस सक्सेस को भी समझते हैं। वो उस हिसाब से आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपसे वो हसद भी नहीं होगी उससे, क्योंकि वो खुद उस बेस से उठ के आए होंगे। तो मेरा जैसा मैं क्योंकि सेल्फ मेड बंदा हूँ, तो मेरा अमूमन यही होता है, मैं अमूमन सेल्फ मेड लोगों में ही उठता बैठता हूँ। तो मेरा सर्कल सारे उसी तरह के लोग हैं, सेम माइंड सेट के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी प्लेस है और मुझे इन लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप या एक सर्कल अपना डेवलप करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके साथ मतलब मेरी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है, उनको बैठे बैठे सब कुछ मिल गया, तो उनका माइंडसेट हो रहा है। ये नहीं कि वो लोग नेगेटिव हैं, उनका माइंडसेट हो रहा है, उनकी ग्रूमिंग अलग है। तो मैं ऐसे लोगों को फिर ज़रा अवॉइड करता हूँ। अमूमन मुझे होता है कि मेरे सर्कल में मेरे जैसे लोग हों, जिस तरह मैंने स्ट्रगल किया इस तरह स्ट्रगल लोग हों, तो वो फिर हमेशा एक दूसरे को हम जो है ना वो अच्छा रिलेट कर सकते हैं, वो अपने जैसा समझते हैं, तो वो आपको अच्छा ही करते हैं। तो अपनी हमेशा अपनी स्पेस फाइंड करें कि मेरी प्लेस कहाँ पे, मुझे किन लोगों में उठना बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर ये आप फाइंड कर जाएं तो फिर आसानी हो जाती है आपके लिए आगे। ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे पॉडकास्ट में बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स को आप हमेशा सुनते रहते हैं, और हर गुरु और हर लीडर आके आपको ये तो ज़रूर बताता है कि जी योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। लेकिन नजम साहब ने आज बहुत $1 मिलियन टिप आपको दी कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर वाली बात है। तो अपने सेम इंटरेस्ट के लोगों के साथ स्पेस अपनी फाइंड करना सीखें, ताकि आप उनकी एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और वो आपके एक्सपीरियंस से और रेलेवेंट भी हो, आपका लाइफ जर्नी रेलेवेंट हो। दे शुड सपोर्ट एंड लिफ्ट ईच अदर एंड नॉट द अदर वे अराउंड। सो बातें और भी बहुत हैं करने के लिए, लेकिन इस पॉडकास्ट को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच नजम साहब फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा। आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। जाते जाते मुझे एक और ख्याल भी आया कि आई नेवर सेड दैट बिफोर, बट आई एम गोना से इट बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट कि अगर आप हमारी पॉडकास्ट से कुछ सीखते हैं, अगर आपको मोटिवेशन मिलती है, अगर आपको होप नज़र आती है, अगर आप हमारी पॉडकास्ट के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और जाके सीखते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और आपके अंदर भी पैशन जागता है कुछ करने का ज़िंदगी में, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद पॉडकास्ट की एपिसोड के साथ इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।